सा टॉपिक है। ठीक है हिमांशु, अगर ऐसे है तो बेटर है। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई, अभी तो टाइम लगेगा, तब तक क्या हो जाएगा। तो रिमान इंटीग्रेशन आज हम शुरू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टी ट्रिपल एस बी के लिए। टी ट्रिपल एस बी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिमान इंटीग्रल शुरू करेंगे। विशाली मैं भूल गया, आज करूंगा। करें स्टार्ट। तो रिमान इंटीग्रेशन से पहले कुछ एक दो मैं बेसिक्स हैं वो तुम्हें बता देता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हम करेंगे। देखो, सबसे पहले आता है एक बाउंडेड सेट। ठीक है, बाउंडेड सेट क्या होगा ये देखो। बाउंडेड सेट में एक सेट आता है तुम्हारा बाउंडेड बिलो। एक सेट बोला जाता है बाउंडेड बिलो। एक सेट बाउंडेड बिलो कब होता है? एक सेट जो होता है वो बाउंडेड बिलो कब होता है? कहता है कि ए सेट इज बाउंडेड बिलो इफ ए सेट का नाम भी ले लो, ए सेट एस। एक एस सेट बाउंडेड बिलो होगा अगर तुम कोई भी एक एक्स एलिमेंट लो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। क्या कहता है जो है ना, और ए क्या है तुम्हारा? ए कोई भी एक रियल नंबर है। ए कोई भी एक रियल नंबर है। क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा सेट ऐसा है जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं, अगर एस तुम्हारा ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं, तो फिर उसको हम बाउंडेड बिलो सेट बोलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक ऐसा सेट दे दिया 1 2 3 4, ये ऐसे चलता जा रहा है हमेशा, कभी खत्म नहीं हो रहा है ये सेट कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या ये सेट बाउंडेड बिलो है? देखो, नीचे से ये बंद हो रहा है, बाउंडेड का मतलब बंद हो जाना। अगर कोई सेट नीचे से बंद है तो फिर वो बाउंडेड बिलो। देखो अब ये सेट आगे तो कहीं बंद नहीं होगा, पर इसके सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो 1 से बड़े हैं, है ना। तो ये सेट बाउंडेड बिलो हो गया। ये सेट क्या हो गया? बाउंडेड बिलो हो गया, है ना। एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैं लूँ 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये सेट भी तुम्हारा क्या है? बाउंडेड बिलो है, क्योंकि ये सेट नीचे की तरफ से बंद है और ये ऊपर की तरफ से चलते जा रहे हैं। दूसरी बात, एक सेट को बाउंडेड अबोव कब बोलेंगे? एक सेट को बाउंडेड अबोव कब बोलोगे? अबोव की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है। एक सेट को बाउंडेड अबोव कब बोलेंगे? बाउंडेड अबोव तब बोलेंगे जब जो हमारा एक्स है ना वो हमेशा ए से छोटा हो। अगर एक ऐसा मिल जाए जो हमेशा ए से छोटा हो और ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ऐसा होता है तो हम हमारे सेट को क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबोव बोलेंगे। यानी कि ऊपर की तरफ से हमारा सेट बंद होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूँ 1/n एक सेट ले लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये सेट तुम्हारा बाउंडेड अबोव है? बताओ, क्या ये सेट बाउंडेड अबोव है? बोलो। अगर इस सेट के एलिमेंट्स लिखोगे तो 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, ऐसे चलते जाएंगे एलिमेंट्स। तो क्या इस सेट के सारे एलिमेंट 1 से छोटे नहीं है? 1 या 1 से छोटे नहीं है? तो ये ऊपर से बंद है। ये क्या है? ऊपर से, वैसे तो नीचे से भी बंद है पर ये ऊपर से भी बंद है ना। तो इस सेट को हम बाउंडेड अबोव बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई एग्जांपल लेना चाहो, जैसे कि 1 या फिर 1 0 -1 -2, नेगेटिव में नंबर चलते जा रहे हैं हमेशा। तो ये सेट भी क्या है तुम्हारा? बाउंडेड अबोव है, ये ऊपर की तरफ से बंद है, ठीक है। अब एक सेट आता है पूरा का पूरा क्या, या फिर और अगर एक एग्जांपल लो, अगर एक और एग्जांपल लो तो हम एक क्लोज्ड इंटरवल, एक सेमी ओपन इंटरवल की भी बात कर सकते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ये सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, -∞ से 1, ये सेट भी तुम्हारा क्या है? बाउंडेड अबोव है ना। यहाँ पे तुम इंटरवल भी ले सकते थे इसके अंदर, बाउंडेड बिलो के अंदर 1 से इन्फिनिटी लिख सकते थे। ये सेट भी क्या है? बाउंडेड बिलो। वो तो 0 से भी बंद है, हाँ हाँ, तो वो ऊपर से भी तो बंद है, वो बाउंडेड बिलो भी है, वो बाउंडेड बिलो भी है ये वाला ना, वो बाउंडेड अबोव भी है। अब कुछ ऐसे सेट थर्ड नंबर पे जो ऊपर से भी बंद होंगे और नीचे से भी बंद होंगे। तो ऐसे सेट जो बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, ऐसा सेट जो बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबोव प्लस बाउंडेड बिलो, इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इस सेट को हम सिंपली बाउंडेड सेट बोल देंगे। यानी कि यहाँ पे जो एक्स है ना वो ए या ए से बड़ा होना चाहिए और बी या बी से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ए और बी क्या है? तुम्हारे रियल नंबर है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ये एक सेट बाउंडेड सेट हो गया। ये ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। मान लो एक ओपन इंटरवल लिख दिया 1 से 2 तक, ठीक है। एक क्लोज इंटरवल लिख दिया -1 से 3 तक। ये सब बाउंडेड सेट हो गए, ये सब क्या हो गए? बाउंडेड सेट हो गए, ठीक है। जो ऊपर और नीचे से दोनों से बंद हो। ये वाला भी बाउंडेड सेट था, ये भी नीचे से भी बंद है और ऊपर से भी बंद है, ठीक है।
तो ये पहली बात तो हो गई बाउंडेड सेट की। अब कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं। क्या? एक को बोला जाता है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड यानी कि LUB, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट। एक सेट का लीस्ट अपर बाउंड, देखो क्या लिखा हुआ है, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड होना चाहिए पर सबसे छोटे वाला, एक ऐसा अपर बाउंड जो सबसे छोटा हो। ठीक है, मान लो एक सेट के एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं तुमने नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर मान लो मैं एक सेट बनाऊं, जैसे कि मान लो ये तुम्हारी एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने एक सेट बनाया, मान लो एक सेट के एलिमेंट्स ये हैं, ये हमारे सेट के एलिमेंट है, ये एस सेट है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एस सेट रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है बालकृष्ण, मेरे को तो याद भी नहीं है, शायद उसके अंदर सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, एक नहीं सारे डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली बर्नौली नहीं, उसमें सब है, यूजीपीजी का बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, इसको सुप्रीमम भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा वर्ड होता है सुप्रीमम। ठीक है, इसको सुप्रीमम भी बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एस सेट के एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक एलिमेंट K1 है, यहाँ पे K2 है और यहाँ पे K3 है। तो देखो ये वैसे तो ये सारे ही अपर बाउंड का काम कर रहे हैं, अगर K1 K2 K3 को देखो तो ये सारे ही तुम्हारे क्या है, अपर बाउंड्स है, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, अपर बाउंड्स है। पर इन सब में से लीस्ट कौन सा है, इन सब में से लीस्ट K1 है, क्योंकि K1 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से बड़ा है, तो K1 को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल, ये सेट लिखा था S इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट तुमने लिखा 1, 1/2, 1/3। जरा बताओ इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ, सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जिस जो इन सारे एलिमेंट से बड़ा हो या बराबर हो, जो इन सारे के सारे नंबर से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड में हम क्या लिखेंगे, ए नंबर, ए रियल नंबर m is LUB if, हाँ हाँ बिल्कुल मुजम्मिल, ए रियल नंबर m is LUB if x is less than equal to m for all x belongs to S। ठीक है, एंड m is least, m क्या होना चाहिए तुम्हारा, ऐसा सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, 1 या 1 से छोटा, मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट उससे क्या हो, छोटे हो, और m क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा लीस्ट अपर बाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1। 1 से छोटा ऐसा तुम कोई भी नंबर नहीं लेके आ पाओगे, 1 से छोटा ऐसा तुम कोई भी नंबर नहीं लेके आ सकते, तो ये इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया। जैसे कि मान लो मैं एक और इंटरवल, एक और सेट बनाऊं 1 से 3 का ओपन इंटरवल, अगर मैं इसका लीस्ट अपर बाउंड पूछूं तुमसे, तो इसका मैं लीस्ट अपर बाउंड पूछूं तो क्या होगा, इसका LUB अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या होगा बताओ। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि GLB ऑफ ए सेट, एक सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इनफीमम, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफीमम बोलते हैं। इसका क्या है लीस्ट अपर बाउंड, LUB क्या है ऊपर वाले सेट का, इसका लीस्ट अपर बाउंड 3 है, ऊपर वाले सेट का लीस्ट अपर बाउंड क्या है, 3 है ना। 2.999999 का क्या पता, तुमने 2.999 के बाद, तो 2 के बाद मान लो 5 9 लगा दिए, तो तुम कितने भी 9 लगा लो, उसके बाद मैं एक 9 और लगा दूंगा मोनी, मेरे बाद फिर एक 9 और लगा देगा कोई, तो ऐसे तो लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड कौन है, इसका लीस्ट अपर बाउंड 3 है। ठीक है, इसका लीस्ट अपर बाउंड कौन है, 3 है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा होगा, जो लोअर बाउंड होंगे उनमें क्या होगा, सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसे कि मान लो ये तुम्हारी रियल लाइन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये तुम्हारे सेट के एलिमेंट्स हैं, ये तुम्हारे सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारा सेट है। ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा K1 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा K2 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा K3 है, तो ये सारे ही तुम्हारे क्या है, लोअर बाउंड्स है, ये सारे ही तुम्हारे क्या है, लोअर बाउंड्स है। इनके अंदर जो सबसे बड़ा है वो क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे। समझ आ रही बात, यानी कि इफ m बिलोंग्स टू रियल सच दैट, एक ऐसा m रियल नंबर जिससे सारे के सारे जो x है ना वो बड़े हो या बराबर हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S एंड m इज ग्रेटेस्ट, ऐसा m सबसे बड़ा होना चाहिए, ऐसा सबसे बड़ा m, ऐसा सबसे बड़ा m, 1 इज इनफीमम सर नॉट सुप्रीमम, द फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या होंगे तुम्हारे, क्या बोल रहा है संजीव, ये LUB है, लीस्ट अपर बाउंड है, 3 है ना, इनफीमम 1 है, इसका इनफीमम 1 होगा। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे पूछूं यही एग्जांपल लो, इसका इनफीमम कितना है, 1 से लेके 3 का जो ओपन इंटरवल है इसका इनफीमम कितना है,
ऐसा सबसे बड़ा नंबर देखो जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हो, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो, बड़े हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा ये बताओ, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? डज एम डिनोट्स K1 K2 K3? हाँ, ये जो m है ना, ये K1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये K1 है ये स्मॉल m ही हो गया। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, जनरली हम इन्फीमम को स्मॉल m से और सुप्रीमम को जनरली हम ग्रेटर m से, बड़े m से ही डिनोट करते हैं। समझ आ रही बात? तो इसका जो GLB होगा, इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कौन सा एग्जाम्पल पूछ रहा है संजीव? क्या कह रहा था संजीव? अच्छा इसमें पूछ रहा था सर 1 इज इन्फीमम सर नॉट सुप्रीम। नहीं नहीं, 1 इन्फीमम नहीं है, 1 सुप्रीमम ही है संजीव। आगे के एलिमेंट्स ध्यान से देख, छोटे हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं। आगे के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। तो 1 सबसे बड़ा है ना, ये आगे के एलिमेंट्स छोटे हो रहे हैं, तो 1 सबसे बड़ा है, तो लीस्ट अपर बाउंड 1 है इसका। ठीक है, इस सेट का बताओ 1 बाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसका लीस्ट अपर बाउंड तो तुमने बता दिया, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ। ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो, ऐसा सबसे छोटा नहीं, सॉरी, ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हों। ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ। सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सारे एलिमेंट्स से छोटा हो, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से बड़े होने चाहिए। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 0 ऐसा नंबर है जो इन सबसे छोटा रहेगा, है ना। 0 ऐसा नंबर है जो इन सबसे क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो इसका जो GLB होगा, इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इवनिंग पवन, यहां से एक बात हमें समझ में आती है कि GLB एंड LUB जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और जो लीस्ट अपर बाउंड है, वो मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और जो लीस्ट अपर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और जो लीस्ट अपर बाउंड है, वो जरूरी नहीं है कि वो सेट से बिलोंग करें। वो हो सकता है सेट से बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1,3 का जो ओपन इंटरवल था, इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था 1, है ना। 1 पर 1 इस सेट के अंदर नहीं है। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड था 3, पर वो इस सेट के अंदर तो नहीं है। सिमिलरली इसका देखो, इसका जो लीस्ट अपर बाउंड वो 1 इस सेट के अंदर है, पर इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस सेट के अंदर नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड उस सेट के ही हो, उस सेट से बाहर के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ये इतना बेसिक यूज करके हम थोड़ा सा शुरू करेंगे रीमान इंटीग्रेशन। वैसे तो मुझे लिमिट पॉइंट और वो भी बताना है, पर लिमिट पॉइंट बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, अब रीमान इंटीग्रेशन के लिए हमने थोड़ी थोड़ी सी क्या करी, चीजें तैयार करनी शुरू करी। ठीक है, सबसे पहले रीमान इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास एक आता है क्या? पार्टीशन ऑफ ए सेट। सबसे पहले में हमारे पास क्या आता है? पार्टीशन ऑफ ए सेट। अच्छा, तुम्हारे पास जो ग्रेजुएशन की बुक है ना, अगर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहो, थोड़ा डिटेल में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो, तो ग्रेजुएशन की बुक होगी रियल एनालिसिस की तुम्हारे पास, BSc की। जैसे मेरे पास ये एकदम बेसिक सी बुक है ना, ज़्यादा हाई फाई बुक नहीं है, ये हरियाणा में चलती है, जीवन सन पब्लिकेशन की। अगर किसी के पास ये अरेंज हो जाए तो बेस्ट है, 5वें सेमेस्टर की है ये, है ना। तोड़ तोड़ के कुछ कुछ पार्ट है, जैसे इसके अंदर रीमान इंटीग्रेशन है बस हमारे काम का, मैट्रिक्स स्पेस भी है और, है ना। तो तुम्हारे पास तुम्हारी BSc की किताब होगी, उसको खोल के देखना, उसमें मिलेंगे टॉपिक्स। ठीक है, तो उसमें से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। पार्टीशन ऑफ ए सेट देखो क्या होता है, एक सेट का पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वो क्या कहता है। कहता है कि अगर एक सेट, इफ एक इंटरवल दिया हुआ है तुम्हें A से B का क्लोज्ड इंटरवल, तो एक पार्टीशन, देन ए पार्टीशन P इज ए सेट। एक पार्टीशन P जो होगा, एक पार्टीशन P होगा इज ए सेट। एक क्या सेट होगा? A या फिर X0, X1, X2, ऐसे करते करते Xn। इस सेट को हम क्या बोलेंगे? वो पार्टीशन होगा। वेयर X0 तो तुम्हारा क्या है? A है, फिर उसके बाद X1 है, X2 है, ऐसे करते करते Xn है। Xn को B बोला हुआ है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई? नहीं नहीं, बुक्स अगर नहीं है तो मत लेना, लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आसपास से अरेंज हो जाए तो ले लेना, बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, काम यहाँ से चल जाएगा तुम्हारा। ये कराऊंगा मैं, इतना नोट्स भी कर लोगे तो काफी है। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने? पार्टीशन की स्पेलिंग गलत लिख दी। देन ए पार्टीशन, if I is equal to closed A से B, then a partition P is a set P। ठीक है, वेयर ऐसे सेट होगा, यानी कि पार्टीशन जो होता है ना, वो एक फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, X0, X1, X2 ऐसे करते करते Xn तक का ही क्या होता है? एक सेट ही होता है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे कोमा लगाने की बजाय ना अगर ये लगाओगे तो और बेटर समझ में आएगा तुम्हें। X0 को तो हम A बोलते हैं, और फिर ये जो X1, X2 है ना, ये सीक्वेंस में होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि ऐसे Xn इज इक्वल टू B ऐसे बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल से अगर तुम्हें समझाऊं, जैसे कि मान लो मैंने एक सेट दिया तुम्हारे को 1 से लेके 5 का, या 1 से लेके चलो 5 ही ले लो। तो एक पार्टीशन क्या होगा? एक सेट बनाओगे तुम, जिसके अंदर पहला एलिमेंट तो 1 लोगे और बीच का एलिमेंट, लास्ट का एलिमेंट 5 लोगे।
और बीच में जितने तुम्हारे को मन करे ना उतने सेपरेशन बना दो, और फिक्स लेंथ के भी बनाने की जरूरत नहीं कि भाई 1 के बाद 2 लिया है तो 2 के बाद 3 लोगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। भाई तुमने 2 ले लिया, 2.5 ले लिया और 4 ले लिया, तो ये भी इसका एक पार्टीशन है। ठीक है, अगर बात करूं मैं एक और, मान लो ये भी एक पार्टीशन है दूसरा, 1 2 3.5 3.7 और 5, ये भी एक पार्टीशन है, और 1 1.5 2 2.5 3 और 5, ये भी एक पार्टीशन। तो पार्टीशन एक सेट है, यानी कि हम हमारे जो इंटरवल है उसके टुकड़े करना चाह रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेट का पार्टीशन बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब इस पार्टीशन के लिए हम एक बात डिफाइन करते हैं, क्या, नॉर्म और मैश ऑफ ए पार्टीशन। एक पार्टीशन की नॉर्म या फिर मैश, मैट लिख दी, मैश। ठीक है, तो किससे डिनोट किया जाता है, ये 2 डंडे लगा के डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। तो देखो वो क्या कहता है, पहले वो कहता है कि एक चीज डेल्टा आर डिफाइन करो। डेल्टा आर क्या है तुम्हारी, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर। इस इंटरवल की जो लेंथ है उसको हम डेल्टा आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कि डेल्टा आर क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल। ये जैसे कि मान लो मैंने एक अभी एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ पे, जैसे यही एग्जांपल उठा लो, है ना। अगर मैंने एक एस इंटरवल लिया है 1 से लेके 5 तक का, तो इसका जो पार्टीशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 जो ये लिखा था यही ले लो, 2 2.5 2 2.5 4 और 5, ये हमने इसका क्या लिया, पार्टीशन लिया। 1/n में, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया अमीरुन, अपर बाउंड बड़ा होता है, लोअर बाउंड छोटा होता है। ठीक है, नहीं नहीं, लेंथ अलग चीज होती है, नॉर्म अलग चीज होती है। लेंथ एक इंटरवल की होती है, लेंथ एक इंटरवल की होती है, नॉर्म एक पार्टीशन की होती है। तो P1 अगर एक ये पार्टीशन है तो वो कहता है कि डेल्टा 1 क्या होगा। जैसे कि मान लो मैं इसको तुम्हें ऐसे नोट करके दिखाऊं, जैसे कि मान लो यहाँ तो तुम्हारा क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो तुमने कैसे पार्टीशन बनाया, 1 के बाद तो 2 ले लिया, 2 के बाद 2.5 ले लिया, फिर तुमने 4 ले लिया, ऐसे ही बनाया ना, ये बनाया। अब जरा तुम मुझे ये बताओ कि जो डेल्टा 1 है वो कितना है, डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या बोला जाएगा, पहले पार्टीशन की लेंथ। पहले पार्टीशन क्या होगा, बिल्कुल आराध्या, पहला जो पार्टीशन है उसकी लेंथ कितनी है, ये वाला पार्टीशन, ये वाला जो इंटरवल बना, पहले इंटरवल की लेंथ 1 है। फिर जो दूसरा इंटरवल स्प्लिट हुआ उसकी लेंथ कितनी बनाई तुमने, 0.5 बनाई, डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। डेल्टा 3, हाँ हाँ विशाल, हाँ, डेल्टा 3 ये कितना होगा, 1.5 होगा, इसकी लेंथ कितनी है, 1.5। और डेल्टा 4 कितना होगा, वो 1 होगा, फोर्थ इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1। तो जो नॉर्म होती है ना, नॉर्म एक पार्टीशन की, वो क्या बोला जाता है, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा आर का क्या ले लो, मैक्सिमम ले लो, उसको तुम क्या बोलोगे, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। ये पार्टीशन की क्या हो जाएगी, नॉर्म हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। तो इन सारे जो लेंथ के अंदर से जो सबसे बड़ी लेंथ है उसको हम क्या बोल देंगे, वो पार्टीशन की नॉर्म है ना। तो जैसे जो मेरा ये था पार्टीशन P1, इस P1 पार्टीशन की नॉर्म क्या हुई, इनके अंदर से जो सबसे बड़ी लेंथ है वो कितनी हो गई, 1.5 हो गई, तो ये इसकी नॉर्म हो गई। अगर मैं तुमसे पूछूं P2 की नॉर्म बताओ क्या होगी, P2 की नॉर्म बताना जरा, P2 की नॉर्म बोलो कितनी है, बताओ, तो राधे, P2 पार्टीशन की नॉर्म कितनी है ये बताओ। बोलो P2 जो पार्टीशन है इसकी नॉर्म कितनी होगी ये बताओ। बिल्कुल नितेश, सबसे बड़ी कहाँ पे है देखो, पहले वाला जो है उसके अंदर 1 है, फिर यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 0.2 और यहाँ 1.3 है, तो यहाँ पे देखो 1 से 3.5 पे गए तो 1.5 आ रहा है, तो P2 की भी नॉर्म 1.5 ही है। अगर P3 की नॉर्म की बात करें, P3 की नॉर्म देखें, वहाँ पे तुम्हें 1.3 दिख गया होगा, पर ये 1.5 भी बन रही है, 2 से 3.5 तक गए तो P3 की अगर नॉर्म देखो तो यहाँ 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5 और यहाँ 2 है, तो जो P3 है उसकी नॉर्म आ गई 2। ठीक है, P3 की नॉर्म कितनी आ गई, 2 आ गई, समझे। फिर आता है तुम्हारा क्या, इसके बाद रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, एक पार्टीशन की रिफाइनमेंट क्या होती है, जिसको हम P डैश से डिनोट। ठीक है, क्या कहता है कि इफ आई एक इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन आई एक इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन इफ P इज ए पार्टीशन, P इज ए पार्टीशन ऑफ I। P क्या है, एक तुम्हारा पार्टीशन है I का, क्या गड़बड़ कर दी P3 की नॉर्म में, P3 की नॉर्म 2 ही है, 3 से लेके 5 तक गया तो 2 ही तो आएगा। देन P इज ए पार्टीशन ऑफ I, देन P डैश इज इफ, देन इफ P डैश
then if p dash is a partition of I such that then if p dash is a partition of I such that जो p dash है ना वो तुम्हारे p का क्या है, सुपर सेट है, या ये बोल दो जो p है ना वो तुम्हारा सबसेट होना चाहिए p dash का। अगर ऐसा हो रहा है, if I क्या दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल a b, then p is a partition of I, then if p dash is a partition of I such that, अगर p जो है ना वो तुम्हारा p dash का सबसेट है, तो हम p dash को क्या बोलेंगे, then p dash is the refinement of p। p dash तुम्हारा क्या है, रिफाइनमेंट है p का। समझो बात को। जैसे कि मान लो वही एक इंटरवल मैं ले लूं 1 से लेके 5 तक का, एक पार्टीशन मान लो मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 5, मैंने ये एक पार्टीशन डिफाइन कर दिया। सोचो मैं एक पार्टीशन और डिफाइन कर रहा हूँ p डैश 1 2 2.5 3 5, ये पार्टीशन डिफाइन कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, एक आधा पॉइंट और एक्स्ट्रा कर दिया। अक्षित नमस्ते। हमने क्या कर दिया, p डैश के अंदर एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया। जैसे 1 2 3 5 था तो मैंने 2.5 और जोड़ दिया इसके अंदर, समझ रहे हो। तो p तुम्हारा p डैश का सबसेट हो गया, या ये बोल दो कि p डैश जो है वो तुम्हारा p का सुपर सेट हो गया। p डैश जो है वो तुम्हारा p का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो हम p डैश को क्या बोलेंगे, जो p डैश है ना तुम्हारी यहाँ पे, p डैश इज रिफाइनमेंट, p डैश को फिर रिफाइनमेंट बोल देंगे। p डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ p, p डैश है वो p की क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी। समझ गए इस बात को, ये रिफाइनमेंट है, इसका आगे थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा वो देखेंगे, ठीक है। अब हमारी मेन चीज आती है क्या, यहाँ से इतना बेसिक होने के बाद, हाँ प्रॉपर सबसेट ही बोल दो, ये भी बात सही है। प्रॉपर सबसेट बोलो तो और बेटर है, राधे बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर सबसेट बोलो तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा तो प्रॉपर सबसेट ही बन जाएगा वो, है ना। प्रॉपर बोलेंगे तो बेटर है, क्योंकि इसके अंदर तो बराबर भी हो सकता है। अगर बराबर हुआ तो फिर तो वो क्या ही अगर बराबर हुआ तो फिर तो क्या ही रिफाइनमेंट होगा, वो तो सेम ही पार्टीशन हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब आता है तुम्हारे पास लोअर एंड अपर सम्स, लोअर एंड अपर सम्स। लोअर एंड अपर सम्स देखो, अब तुम DSSS का पेपर उठा के देख लेना, ये सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे। रिफाइनमेंट में क्या समझना है रितु, एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर p से एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये p दिख रहा है तुम्हें 1 2 3 5, तो p डैश के अंदर 1 2 3 5 तो है ही, उसके अलावा एक आधा पॉइंट और जोड़ दो। मान लो इसमें मैं 4 जोड़ दूं, 3.5 और जोड़ दूं, तो इसके अंदर थोड़े पॉइंट और बढ़ा दिए मैंने, यानी कि मैंने थोड़े से पार्ट और बढ़ा दिए इसके अंदर, तो फिर ये वाला इसका सबसेट ही बनेगा। ये बोल लो या तो, या ये बोल लो कि थोड़े पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो फिर इसलिए इसको हम रिफाइनमेंट बोल देंगे। हाँ लोअर सम्स एंड अपर सम्स देखो क्या होते हैं, ठीक है। देखो तो वो क्या कहता है, दो चीजें डिफाइन करता है। पहले तो वो MR और कैपिटल MR, ये दोनों चीजें वो डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, MR को तो वो बोलता है क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F इन XR -1 से XR। इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल mr। और कैपिटल MR क्या होगा, तुम्हारा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ F इन XR -1 से XR, तो हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों बातें समझो, यानी कि M1 क्या होगा, स्मॉल m1, जो पहला इंटरवल है उसके अंदर जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसको स्मॉल m1 बोलेंगे। कैपिटल M1 क्या होगा, पहले इंटरवल में जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम कैपिटल M1 बोलेंगे, ठीक है। और डेल्टा आर तुम्हें पता ही है क्या है, लेंथ ऑफ कौन सा इंटरवल, rth इंटरवल, डेल्टा आर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो हम एक सम डिफाइन करते हैं, क्या हम बोलते हैं कि जितने भी इंटरवल बने तुम्हारे, तो एक चीज कैलकुलेट करो, m1 डेल्टा 1, पहले इंटरवल के अंदर जो क्या है तुम्हारा GLB है उसको पहली लाइन से मल्टीप्लाई कराओ, दूसरे GLB को दूसरी लाइन से गुना कराओ, ऐसे जितने भी हैं m एंड डेल्टा, इन सबको क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ। और इन सब का जो सम आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ MR डेल्टा आर, इसको ये लिख सकते हैं, समेशन ऑफ MR डेल्टा आर, ये लिख सकते हो। आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो अंडरस्टूड है। तो ये जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स का लेंथ के साथ सम, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर सम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर सम। चलो ठीक है ये लिख लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर सम, यहाँ लिख दो लोअर सम, यानी कि LFP, इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर सम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर सम। दूसरी बात, अच्छा ये P क्या डिनोट कर रहा है, जो पार्टीशन तुमने लिया है ना, यहाँ पे ये P भी देख लो, P क्या है, तुम्हारा पार्टीशन है, उसके अंदर A X1 X2 XR -1, ये P जो है ना ये पार्टीशन है, इसको लिख लो X0 X1, ऐसे करते करते बीच में XR -1 XR और B, P तुम्हारा पार्टीशन है, ठीक है। तो उस पार्टीशन को लिख रहे हैं, इस पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग तो निकलेगा ये लोअर सम। जब तक पार्टीशन नहीं बनाओगे इतने लोअर सम कैसे निकालो, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो चाहिए, उसके बाद ही तो ये कहानी होगी, ठीक है। डेल्टा आर कुछ नहीं है, उस लेंथ की, उस इंटरवल की लेंथ है। पहले इंटरवल की लेंथ की बात कर रहे हो तो डेल्टा 1 होगा, दूसरे इंटरवल की लेंथ की बात कर रहे हो तो डेल्टा 2 होगा। जैसे कि ज्ञानेंद्र यहाँ पे देखो, डेल्टा 1 क्या होगा, जो पहला इंटरवल बन रहा है पार्टीशन का, तो ये पार्टीशन बनाया, इसका पहला इंटरवल ये है, तो डेल्टा 1 कितनी है, 1 है। डेल्टा 2 क्या है, दूसरे इंटरवल की लेंथ है, तो डेल्टा आर क्या होगी, rth इंटरवल की लेंथ होगी। सिमिलरली अगर मैं ये कैलकुलेट करूं 1 से लेकर n तक,
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और डेल्टा आर का, तो ये कितना होगा तुम्हारा m1 डेल्टा आर, m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, ऐसे करते करते mn डेल्टा n। इसको हम क्या बोलेंगे? अपर सम। इसको हम क्या बोलेंगे? अपर सम बोलेंगे, यानी कि यूएफपी, ये अपर सम होगा। ठीक है, तो लोअर सम और अपर सम के ये फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, इनको लोअर सम बोलते हैं और अपर सम बोलते हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम सारे डेल्टा आर्स का सम कर दो, चलो ये बात तो समझ में आई, लोअर सम और अपर सम वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर मैं सारे के सारे डेल्टा आर का सम कर दूं 1 से लेके n तक, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ऐसे करते करते डेल्टा n तक सबका अगर मैं सम कर दूं, तो क्या ये पूरे इंटरवल की लेंथ नहीं हो जाएगी? जैसे मान लो मैं इन सारे इंटरवल्स की लेंथ का सम कर दूं, डेल्टा 1 ये यहाँ पे कितनी है 1, इनका सबका सम करो तो 1.5, 1.5, 1.5, 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। इस पूरे इंटरवल की लेंथ कितनी है? 4 ही तो है, 1 से लेके 5 तक। अगर सारे डेल्टा आर्स को जोड़ दो तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? पूरे इंटरवल की लेंथ बन जाएगी, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इंटरवल बन जाएगी, जो कि क्या होगी तुम्हारी b माइनस ए। ये बात थोड़ी सी ध्यान रख सकते, ठीक है? ये क्या बन जाएगी? b माइनस ए, पूरे इंटरवल की लेंथ हो जाएगी। अच्छा यहां से एक चीज और आती है, ओसिलेटरी सम। ओसिलेटरी सम, ओसिलेटरी सम क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा एफ पी। ओमेगा एफ पी ये क्या होता है? ओसिलेटरी सम। तो ओमेगा एफ पी क्या होता है? ओसिलेटरी सम ये होता है तुम्हारा क्या? अपर सम को जब लोअर सम में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये जो डिफरेंस आता है इसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा एफ पी, अपर सम माइनस लोअर सम। इसको हम ओसिलेटरी सम बोलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो एफ एक्स तुम्हें दिया हुआ है 1/x², ये दिया हुआ है, ठीक है? ये पेपर में आ सकता है तुम्हारे, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर यहाँ से छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/x² है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, एक बात और नोट करने वाली है, फिर चलेंगे सवाल पे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं m को तो बोल रहा हूं ये क्या है तुम्हारा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ f ऑन ए बी। ये तो पूरा का पूरा ए बी इंटरवल के ऊपर क्या है तुम्हारा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। कैपिटल M को क्या बोल रहा हूँ? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन ए बी। ये पूरे के पूरे इंटरवल पे ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड है। अगर मैं एम आर बोलूं तो एम आर क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन rth इंटरवल। ये कहीं बीच में है, ये कहीं बीच में है। और कैपिटल एम आर क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन xr माइनस 1 से xr, है ना? ये होगा। अब बीच में तुम्हारा फंक्शन रखा है, यहां फंक्शन रखा है। मुझे एक बात बताओ, इसके जस्ट इधर उधर क्या होगा? बीच में फंक्शन है ना? और या फिर फंक्शन को भी हटाओ तुम, सबसे छोटा कौन होगा इनके अंदर से? देखो, अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा कौन होगा इनके अंदर? पूरा ए बी इंटरवल की बात हो रही है, तो क्या तुम्हें सबसे पहले m नहीं दिखेगा? सबसे पहले तो वो m दिखेगा पूरे इंटरवल के ऊपर जो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद तुम्हें दिखेगा एम आर, फिर तुम एक छोटे इंटरवल के एम आर की बात कर रहे हो, फिर तुम कैपिटल एम आर देखोगे क्योंकि एक बीच के इंटरवल पे बात कर रहे हो, और फिर तुम क्या देखोगे? कैपिटल एम देखोगे। तो एक ये छोटी सी इनइक्वालिटी है, ये ध्यान रखना, बड़ी काम की है, ये आगे काम आएगी। एम से जो बड़ा होता है वो एम आर होता है, ठीक है? और इससे बड़ा कौन होता है? कैपिटल एम आर होता है, और सबसे बड़ा कैपिटल एम होता है, ठीक है? ये इनइक्वालिटी ध्यान रखनी है। अगर ये इनइक्वालिटी ध्यान रखोगे ना तो आधे से ज्यादा काम हो जाएंगे इसके, इस सारे के, ठीक है? इन दो बातों को ध्यान रखना है तुम्हें। अब यहाँ पे आओ, मैं क्वेश्चन करा रहा था, एफ एक्स एक अगर दिया हुआ है 1/x², और एक मैंने ऑन मान लो 1 से 5, मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर, एक पार्टीशन भी बना के दे रहा हूँ, छोटा ही पार्टीशन बना लेते हैं। पी एक पार्टीशन ले लिया मैंने, 1 2 3 5, ये मैंने एक पार्टीशन ले लिया। देन फाइंड एल एफ पी, यू एफ पी एंड ओमेगा एफ पी। लोअर सम भी निकालना है, अपर सम भी निकालना है, और ऑसिलेटरी सम भी निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या लेना है? कौन सा इंटरवल लेना है? पहला इंटरवल बनेगा तुम्हारा 1 से लेके 2 का, 1 से लेके 2 का इंटरवल बनेगा। यहाँ पे तुम्हारा एम आर देखो, m1 कितना होगा? m1 यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। 1 से लेके 2 तक फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पे लेगा? ये देखो, फंक्शन 1 से लेके 2 के क्लोज्ड इंटरवल पे सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पे लेगा? ये देखो, बताओ, अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पे लेगा? 2 पे लेगा कि नहीं लेगा? 2 पे ये सबसे छोटा होगा। क्या 1/4 नहीं आएगी m1 की वैल्यू? बताओ, क्या m1 की वैल्यू 1/4 सबसे छोटी नहीं आएगी? क्योंकि 1 पे देखोगे तो वो 1 बनेगा, जितना पॉइंट बढ़ाओगे उतनी वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि नीचे सबसे बड़ा नंबर बनाना है। नीचे क्या बनाना है तुम्हें? बड़ा नंबर बनाना है ना? फिर अगर मैं बात करूं ऑन 2 से लेके 3 पे, 2 से लेके 3 पे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2 से लेके 3 पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, सॉरी सबसे छोटी वैल्यू, 2 से 3 पे फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू कहां लेगा? 3 पे लेगा। 3 पे कितना बनेगा? 1/9 बनेगा।
और अगर मैं बात करूं ऑन 3 से लेके 5 पे, तो फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू कहां लेगा, M3 पे। M3 पे फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू लेगा 5 पे, जो कि क्या बनेगा 1/25 बनेगा, है ना, समझे। सिमिलरली अगर मैं कैपिटल M1 की बात करूं, सबसे बड़ी वैल्यू कहां लेगा, सबसे बड़ी वैल्यू लेगा 1 पे, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा 1। अगर M2 देखूं, कैपिटल M2 सबसे बड़ी वैल्यू 2 से 3 पे कहां लेगा, 2 पे, तो ये कितना होगा, 2 पे लोगे तो 1/4। ये बड़ी है ना, ये छोटी है, ध्यान से देखना। और M3 सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कहां लेगा, 3 पे, 1/9 पे, ठीक है। अगर मैं डेल्टा 1 की बात करूं, तो पहले इंटरवल की लेंथ 1 है, दूसरे इंटरवल की लेंथ 1 है, तीसरे इंटरवल की लेंथ 2 है, तीसरे इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2 है। तो अगर मैं LFP कैलकुलेट कराऊं, लोअर सम कैलकुलेट कराऊं तुमसे, तो लोअर सम कितना होगा, स्मॉल mr और डेल्टा mr की मल्टीप्लीकेशन, M1 डेल 1, M2 डेल्टा 2, M3 डेल्टा 3, यही तो होगा। M1 कितना है, स्मॉल m1 1/4 और डेल्टा 1 है 1, M2 कितना होगा 1/9, डेल्टा 2 भी 1 है, M3 कितना है 1/25 और ये कितना है 2 है। इसको जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, लोअर सम आ जाएगा LFP। और अगर कैपिटल UFP निकालेंगे तो अपर सम निकालेंगे, अपर सम क्या होगा, कैपिटल MR की मल्टीप्लीकेशन, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे, 1/4 की मल्टीप्लाई भी 1 से कराओगे, और 1/9 की मल्टीप्लाई भी 1/9 की मल्टीप्लीकेशन 2 से कराओगे, 1/9 की मल्टीप्लीकेशन 2 से कराओगे, समझ रहे हो। LFP आ गया, UFP आ गया, ये दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे जो भी आएगी, और फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओमेगा FP। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, हो गई क्लियर, बोलो है ना। यहां तक किसी को किसी तरह की कोई समस्या है तो बताओ। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम्हें देखना है, देखो MR जो होगा वो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल M से तो छोटा होगा, कैपिटल MR से तो छोटा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और डेल्टा R की अगर मल्टीप्लीकेशन करा दोगे दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा आर की गुना करा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनिक्वलिटी तो सेम ही रहेगी। तुम्हें ये भी पता है कि ये वाली चीज M से छोटी होती है, और ये वाली चीज ये M से बड़ी होती है, और ये वाली चीज कैपिटल M से छोटी होती है। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरवल्स की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, B - A से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। और यहाँ पे, या फिर ऐसे मत समझो, ऐसे समझ लो एक बार, ये वाली चीज होगी, अगर मैं दोनों तरफ समेशन और लगा दूं तो इनका सम भी, छोटे छोटे नंबर को जोड़ोगे तो सम भी छोटा आएगा, बड़े नंबर को जोड़ोगे तो सम भी बड़ा आएगा, छोटे नंबर स्क्वायर करोगे तो सम छोटा आएगा, बड़े नंबर स्क्वायर करोगे तो सम बड़ा आएगा। ये हो गया LFP और ये हो गया तुम्हारा UFP। तो LFP जो होता है ना, वो UFP से हमेशा छोटा या बराबर होता है, लोअर सम हमेशा अपर सम से छोटा होता है। पर लोअर सम से छोटा भी एक और सम आ सकता है, क्योंकि इससे भी छोटा M पता है तुम्हें, जो पूरे इंटरवल का लोअर बाउंड है, जो पूरे इंटरवल का लोअर बाउंड है वो M है, और इसके लिए इंटरवल की लेंथ B - A होगी, क्योंकि पूरे इंटरवल की बात कर रहे हो। सिमिलरली इस अपर सम से भी बड़ा एक सम होगा, कौन सा, क्योंकि तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा अपर बाउंड कौन सा है, M है, तो उसकी अगर उस इंटरवल से B - A से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा, है ना। तो ये इनिक्वलिटी भी फिर आगे बन गई है, तुम्हें ध्यान रखनी है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिक्वलिटी है, याद रह जाएगी, ये इनिक्वलिटी ध्यान रह जाएगी, बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तुमसे इनिक्वलिटी में से ही पूछ लेगा कुछ भी। और अगर बात करें, इफ P डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ P, P डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ P, अगर P डैश जो है वो P की रिफाइनमेंट है ना, तो लोअर सम यहां है, ये लोअर सम है तुम्हारा, ये क्या है, लोअर सम, और ये क्या है, अपर सम। तो जब रिफाइनमेंट होती है ना, तो लोअर सम और अपर सम के पास आ जाता है, और अपर सम और लोअर सम के पास आ जाता है। हमारी रीमान इंटीग्रेशन की जर्नी ही ये है कि जो अपर सम और लोअर सम है इनको पास लाया जाए, जब ये एक हो जाते हैं तो फिर रीमान इंटीग्रेशन बन जाता है। तो जब हम रिफाइनमेंट की बात करते हैं, तो रिफाइनमेंट जितना रिफाइन करते जाओगे, जितना रिफाइन करते जाओगे, उतनी रिफाइनमेंट के साथ ये डिस्टेंस कम होता जाता है। अब मुझे बताओ, अगर P डैश रिफाइनमेंट हुआ, P डैश रिफाइनमेंट हुआ, तो जो लोअर सम है वो इधर जाएगा, अपर सम इधर आएगा। तो एक बात बताओ कि LFP डैश जो होगा और जो LFP होगा, जो ये लोअर सम होगा और ये लोअर सम होगा, इन दोनों लोअर सम में से कौन से वाला बड़ा होगा, P डैश वाला कि P वाला, ग्रेटर देन वाला, बताओ। रिफाइनमेंट आगे जाएगी, ये बात ध्यान रखना है, ये बताओ, रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए नॉर्मल वाले पार्टीशन से, क्या लगता है, रिफाइनमेंट का लोअर सम ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बोलो। रिफाइनमेंट का लोअर सम ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, आगे जाएगा, रिफाइनमेंट आगे जाएगा तो लोअर सम से आगे जाएगा, लोअर सम से आगे जाएगा, लोअर सम से आगे जाना है, तो इधर जा रहे हैं तो बड़ी हो रही है ना चीज, इधर वाली चीज बड़ी हो रही है, तो लोअर सम आगे जा रहा है, तो रिफाइनमेंट का जो सम होता है ना वो बड़ा होता है नॉर्मल वाले से, ठीक है। और अगर हम अपर सम के, रिफाइनमेंट के अपर सम की बात करें,
रिफाइनमेंट के अगर अपर सम की बात करें तो वो इधर आएगा, उसको इसके क्लोज आना है, इसको उसके क्लोज आना है, इसको इसके क्लोज आना है, तो रिफाइनमेंट और क्लोज लाएगा। तो अब रिफाइनमेंट का जो अपर सम होता है ना वो छोटा होता है ओरिजिनल वाले पार्टीशन से। समझ आ रही है बात? ठीक है, समझ रहे हो? अब दो चीजें और घुस गई यहाँ पे, दो चीजें बीच में और घुस गई, ये वाली यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे, दो चीजें और आ गई। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई, m इंटू में b माइनस ए हो गई, फिर एल एफ पी हो गया। फिर अगर कोई पार्टीशन की बात करोगे तो एल एफ पी डैश जो होगा वो और बड़ा होगा। और अगर कोई पार्टीशन, अगर तुमने रिफाइनमेंट लिया है तो उसका अपर सम पहले आएगा, फिर जो नॉर्मल वाला अपर सम है वो बाद में आएगा, और फिर तुम्हारा m इंटू में b माइनस ए आएगा। एक इनइक्वलिटी ये बन गई, समझ रहे हो? ये इनइक्वलिटी ये बन गई, समझ रहे हो? m इंटू बी माइनस ए, एल एफ पी डैश, यू एफ पी और m इंटू बी माइनस। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखने की हो गई। अब देखो, अब हमने क्या किया भाई, देखो तुम अलग अलग पार्टीशन लेते जाओगे तो अलग अलग लोअर सम आते जाएंगे। अलग अलग पार्टीशन लोगे भाई, जैसे तुमने यहाँ पे पार्टीशन लिया तो एक लोअर सम ये आया, जो भी ये वैल्यू आएगी एक लोअर सम आएगी। तुम अगर इस पार्टीशन को बड़ा छोटा करोगे, मान लो इसके अंदर और पॉइंट्स ऐड करते जाओगे, इसको क्या करते जाओगे, इसके अंदर और पॉइंट्स जोड़ते जाओगे, तो ये लोअर सम थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा, ये अपर सम की तरफ जाता जाएगा। ये क्या जाएगा, हाँ अपर सम हमेशा बड़ा होगा, है ना? तो ये जो है ये बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे इसके अंदर तुम वैल्यूज जोड़ते जाओगे, और इसमें जब वैल्यूज जोड़ते जाओगे तो लोअर सम छोटा होता जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जाने की। जैसे जैसे इसमें पॉइंट बढ़ाओगे अपर सम ऊपर जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लोअर सम कम होता जाएगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक जाना चाह रहे हैं, है ना? तो इसी काम को रिमान ने किया। रिमान क्या बोला, रिमान बोला जितने भी अपर सम्स लोअर सम्स है ना भाई, लोअर सम धीरे 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 क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। लोअर सम्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो कह रहा है कि इनके अंदर से जो सबसे बड़ा लोअर सम है ना वो ले लो भाई, लोअर सम बड़ा होता जाएगा, तो जो सबसे ऊपर वाला लोअर सम है ना वो वाला लोअर सम ले लो। जो अपर इंटीग्रल जो सॉरी जो अपर सम है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। भाई यहां मान लो तुम्हारा लोअर सम था, ये तुम्हारा लोअर सम है और ये तुम्हारा अपर सम है। जैसे जैसे तुम रिफाइन करते जाओगे, रिफाइनमेंट बढ़ाते जाओगे, तो ये जो तुम्हारा लोअर सम है ये तो बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे रिफाइनमेंट जोड़ते जाओगे वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे तुम क्या करते जाओगे, रिफाइनमेंट जोड़ते जाओगे, तो ये पार्टीशन क्या होते जाएंगे, इनका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, अपर सम कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे क्लोज हो जाएंगे। तो यही कहता है कि लोअर सम्स में से सबसे बड़ा देख लो और अपर सम्स में से सबसे छोटा देख लो। यानी कि लोअर सम्स का क्या देख लो, सुप्रीमम, लोअर सम्स का सुप्रीमम देख लो, और अपर सम्स का क्या देख लो, इनफीमम देख लो। लोअर सम्स का क्या देख लो, इनफीमम देख लो। ठीक है, तो लग जाएंगी क्लासेस तो यार, काफी लग जाएंगी, तो 110 क्लासेस तो लगी जाएंगी। बाकी मैंने वीओडीज ऐड करा दिए सुहेब, देख लो, सारा सिलेबस तुम्हारे पास है, सारा सिलेबस तुम्हारे पास है, अब सिलेबस की क्या टेंशन कर रहे हो। तो इनका सुप्रीमम ले लोगे और इनका इनफीमम ले लोगे, तो इन सब के सुप्रीमम को, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, यानी कि लोअर सम्स में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लोअर इंटीग्रल। उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल। तो लोअर सम्स में से सबसे बड़ा होगा, लोअर सम्स में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए के नीचे यहाँ पे ये डैश लगा दिया जाता है, एफ एक्स डी एक्स। ये चीज क्या है, ये लोअर सम ही है पर सबसे बड़ा लोअर सम है, सबसे बड़ा लोअर सम ये है। समझ आ रही है बात? दूसरी बात, सॉरी, अपर सम्स में से सबसे छोटा लेना है तो हम क्या बोलते हैं कि इनफीमम ऑफ, इनफीमम ऑफ अपर सम्स। अपर सम्स का अगर इनफीमम कर दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर इंटीग्रल। अपर सम्स का क्या कर दें, इनफीमम कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर इंटीग्रल बोलेंगे। अपर इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए और बी के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया लोअर इंटीग्रल और ये हो गया अपर इंटीग्रल। ठीक है, तो अब हम एकदम एक्सट्रीम क्लोज आ गए, हम इन दोनों को एकदम नजदीक ले आए। अब वो कहता है कि इफ लोअर इंटीग्रल, अगर लोअर इंटीग्रल, आगे लिख देता हूं, इफ लोअर इंटीग्रल, अगर लोअर इंटीग्रल जो है अगर वो अपर इंटीग्रल के बराबर आ गया, लोअर इंटीग्रल अगर अपर इंटीग्रल के बराबर आ गया, तो हम क्या कहते हैं, अगर ये चीज हो गई तो दिस इंप्लाइज जो हमारा फंक्शन है ना, फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर आ गए तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। यानी कि अगर लोअर इंटीग्रल ये वाली चीज किसके बराबर आ जाए, इस वाली चीज के बराबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। यानी कि फिर हम इसको कंबाइन करके सिंपली क्या लिख देंगे, ए से बी तक एफ एक्स। तो इस तरह सम की जो जर्नी थी पूरी की पूरी, सम से जो जर्नी शुरू हुई थी, तो सारी की सारी जर्नी यहां आके रुक गई। ठीक है, तो ये हमारा इस इंटीग्रेशन तक पहुंचने का
क्या था, रास्ता था। अच्छा, एक चीज और देखो अब एक बार और इनइक्वलिटी देखेंगे। देखो, सबसे पहले कौन था, m इंटू में b माइनस ए था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन था, लोअर सम था। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टीशन है तो वो पार्टीशन है, उसका लोअर सम है। पर सारे लोअर सम्स में से सबसे बड़ा कौन है, सारे लोअर सम्स में से सबसे बड़ा लोअर इंटीग्रल है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लोअर इंटीग्रल लिखा जाएगा फिर एफ एक्स डी एक्स। और जो लोअर इंटीग्रल होगा वो छोटा ही होगा अपर इंटीग्रल से, बराबर आएगा तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, तो लोअर इंटीग्रल जो होगा वो अपर इंटीग्रल से छोटा होगा। अगर कोई रिफाइनमेंट है तो वो इससे बड़ी वैल्यू देगी, अगर कोई रिफाइनमेंट है तो वो इससे क्या देगी, बड़ी वैल्यू देगी। अगर कोई रिफाइनमेंट है तो वो इससे बड़ी वैल्यू देगी। और सिंपल जो अपर सम है वो तो बड़ा ही होगा, और सबसे बड़ा कौन होगा, m इंटू बी माइनस ए। अब ये इनिक्वलिटी समझ आई कि रटी, ये इनिक्वलिटी समझ आई या रटी, ये बता दो बस। तो अब ये एक पार्ट निपटा लिया हमने पूरा का पूरा रीमान इंटीग्रेशन का। अब 4-5 थ्योरम्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, बस इसके अंदर इतना ही है फिर रीमान इंटीग्रेशन। चलो समझ आ गई तो बहुत बढ़िया हाँ, प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ तो छोड़ो। अब हमारे पास 3-4 थ्योरम्स हैं, वो तुम्हें सिर्फ याद रहनी चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। पहली थ्योरम आती है डार्क बॉक्स थ्योरम। अगर ये आई तो ये डायरेक्ट थ्योरम ही आएगी। या तो डी ट्रिपल एस वाला क्या पूछता है, थ्योरम लिख के उसका नाम पूछता है कि ये थ्योरम कौन सी है, या फिर थ्योरम देके और फिर पूछता है कि डार्बोक्स थ्योरम कौन सी है ये बताओ, है ना, या फिर डार्बोक्स थ्योरम की बात पूछ। तो डार्बोक्स थ्योरम क्या कहती है, देखो, कहता है कि अगर एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, इफ एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन, देखो कॉमन सेंस की है सारी की सारी, ऐसा कुछ नहीं है कि रटना पड़ेगा। एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन, एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी एंड पी इज ए पार्टीशन, पी एक पार्टीशन है, देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो एक एप्सिलॉन मिलेगा तुम्हें जीरो से बड़ा, सच दैट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले लोअर सम की बात कर लो, इन दोनों को ध्यान से देखो, एक तो लोअर इंटीग्रल को देखो और लोअर सम को देखो। तुम्हें पता है कि जो लोअर इंटीग्रल, जो लोअर सम होगा वो हमेशा लोअर इंटीग्रल से छोटा या उसके बराबर ही होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। तो हमेशा वो कहता है कि तुम्हें एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा, अगर तुम इसको घटा दो उसके अंदर से, लोअर लोअर इंटीग्रल में देखो, ये वाली चीज लोअर इंटीग्रल बड़ी है ना लोअर सम से, लोअर इंटीग्रल वाली जो चीज है वो लोअर सम से बड़ी है ना, तो कहता है अगर इसमें से कुछ घटा दोगे, ये वाली चीज बड़ी है ये छोटी है, कहता है एक एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा कि अगर इसमें से घटा दिया तो फिर ये बड़ी हो जाएगी, अगर इसमें से घटा दिया तुमने तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ आ रही बात, यानी कि वो कह रहा है कि जो एल एफ पी होगा ना तुम्हारा लोअर सम होगा वो बड़ा हो जाएगा, तुम्हें एक ऐसा एप्सिलॉन भी मिलेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें से घटा दोगे तो कहते हैं एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाएगा तुम्हें, और स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, इक्वालिटी नहीं, बड़ा ही कर दो, ठीक है। समझ रहे हो, सिमिलरली। एंड दूसरी बात क्या कह रहा है, यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ हमें पता है जो अपर इंटीग्रल होता है, अपर इंटीग्रल हमेशा अपर सम से तो छोटी वैल्यू देता है, अपर इंटीग्रल जो है अपर सम से तो छोटी वैल्यू देता है, तो वो कहता है ये छोटा है ना, अपर इंटीग्रल छोटा है अपर सम से, तो कहता है इसके अंदर अगर वो एप्सिलॉन जोड़ दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, अपर इंटीग्रल के अंदर जोड़ दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा और वो छोटा रह जाएगा, वो क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, है ना। तो वो कहता है कि फिर यूएफपी जो होगा ना तुम्हारा यूएफपी, वो छोटा रह जाएगा अगर तुम अपर इंटीग्रल के अंदर कुछ ऐड कर दोगे तो। देखो अगर तुम्हें ये एक याद है ना तो तुम सारी थ्योरम्स का जवाब दे सकते हो अपने आप से, तुम्हें इनिक्वलिटी ध्यान रखनी पड़ेगी बस। अगर इनिक्वलिटी ध्यान रहेगी तो अभी डार्बोक्स थ्योरम उससे अपने आप बनाई जा सकती है। हमें इतना तो ध्यान रहेगा कि डार्बोक्स थ्योरम में हमने कुछ ना कुछ जोड़ा था और कुछ ना कुछ घटाया था, इतना तो हमें ध्यान रहेगा ही, ठीक है। ये पहली थ्योरम थी। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, द नेसेसरी एंड sufficient condition the necessary and sufficient condition for a function fx to be for a bounded function for a bounded function fx on ab, the necessary and sufficient condition for a bounded function fx on ab to be integrable is
गलत स्टेटमेंट लिख दी, क्या कह रहा है, इज टू, हाँ ठीक लिखा है, इंटीग्रेबल इज टू ईच ईच फॉर ईच फॉर ईच फॉर ईच पार्टीशन P on AB there exist epsilon greater than 0 such that, कहता है कि जो UFP और LFP का जो डिफरेंस है ना वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। यानी कि अगर हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल है तो UFP माइनस LFP का जो डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा मिलेगा। एक ऐसा एप्सिलॉन तुम्हें मिल जाएगा, और अगर एक ऐसा एप्सिलॉन तुम्हें मिल रहा है जिसके लिए UFP माइनस LFP का डिफरेंस क्या है, 0 से छोटा है, तो फिर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, ये हो गई सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट दो थ्योरम्स और बचती हैं, देख लो। तीसरा कहता है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, a continuous function on closed interval AB is always oscillatory sum बन गया, oscillatory sum को भी लेस देन एप्सिलॉन कह सकते हो, ठीक बात है। a continuous function on AB is always integrable, ये तो हमें पता ही है कि एक continuous function हमेशा इंटीग्रेबल होता है ना। पर क्या कन्वर्स ट्रू है, ये तो आसान बात है कि अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे देख रहे हो तो वो हमेशा इंटीग्रेबल होगा। यानी कि इसको समझने का मतलब क्या है, अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन तुम्हारा क्लोज्ड इंटरवल पे, अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मान लो A से B तक का एक क्लोज्ड इंटरवल है, उस पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उस कॉन्टिन्यूस फंक्शन यानी कहीं टूटा नहीं। अब अगर फंक्शन कहीं टूटा नहीं, इसका इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेबल होने का मतलब यही तो है कि उसका जो नीचे का एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूस है तो बढ़िया से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस है तो बढ़िया से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब मेरे को बताओ क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? भाई कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल बोल रहे हो, कॉन्टिन्यूस है तो तुमने क्या बोल दिया, इंटीग्रेबल बोल दिया। क्या उल्टा बोल सकते हो, या उल्टा सही होगा, इंटीग्रेबल? अगर हाँ तो हाँ लिखो, और ना तो एक एग्जांपल तैयार साथ लिखना। अगर इंटीग्रेबल है तो क्या मैं कॉन्टिन्यूस कह सकता हूँ? अगर एक फंक्शन इंटीग्रेबल दिया हुआ है तो क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा? चलो ये बात तो सही समझ आती है। अगर इंटीग्रेबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा, बताओ जल्दी बोलो। बताओ बोलो बोलो। क्या अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है यानी कि तुम एरिया कैलकुलेट कर पा रहे हो तो क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा? फिर क्या ये चीज सही है? ये चीज गलत होगी, ये जरूरी नहीं है हमेशा सही होगी। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कराओ, तो क्या ये तुम नहीं इंटीग्रेशन कर सकते? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं तुमसे क्या कराऊं, इंटीग्रेशन कराऊं 1 से लेके 3 तक, तो ये कहाँ कहाँ ब्रेक हो जाएगा? 1 से लेके 2 तक ब्रेक हो जाएगा, और 2 से लेके 3 तक ब्रेक हो जाएगा। 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही रहेगा, 1 से लेके 2 तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो 1 ही रहेगा, और 2 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रहेगा, है ना। यानी कि इंटीग्रेशन तो हो रहा है, इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है। 2 माइनस 1 प्लस में 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो हो रहा है, पर क्या 1 से लेके 3 तक ये तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? सोचो, क्या 1 से लेके 3 तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, तो इंटीग्रेबल है पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो जरूरी नहीं है ऐसा होगा। ठीक है, हाँ। तो अगली थ्योरम इसको जस्टिफाई भी करती है, अगली थ्योरम जो है इसको जस्टिफाई भी कहता है ये फंक्शन कब होगा ये इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल कॉन्टिन्यूस ये कब होगा? कहता है कि ये फंक्शन इज इंटीग्रेबल if integrable on an interval if it has finite number of discontinuities, if it has finite number of discontinuities, अगर उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज है तब तक वो इंटीग्रेबल हो जाएगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूटीज, ठीक है, उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज होनी चाहिए, बिल्कुल हरा दिया। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं तो कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है, तो कोई भी समस्या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह दिया ऑन 1 से लेकर 10 तक, तो अगर मैं पूछूं क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो अब इंटीग्रेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या देखना है कि भाई फंक्शन है तो डिसकॉन्टिन्यूस, पर इसकी डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं कितनी? इसकी डिसकॉन्टिन्यूटीज फाइनाइट ही तो है, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे और 9 पे, है ना, 7 डिसकॉन्टिन्यूटी है इसके पास, बस है तो फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेबल है। समझ आ रही बात? इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये हमारा फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। मान लो मैंने कह दिया कि 10x बताओ, 10x पूछ रहा हूं मैं तुमसे ऑन 0 से पाई, क्या 0 से पाई तक 10x इंटीग्रेबल है? वैसे तो 10x डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है,
पर इसके पास एक ही डिसकंटिन्यूटी है, कहां पे, π/2 पे। ये π/2 पे टूटेगा और कहीं नहीं टूटेगा, तो एक ही तो हुई, तो ये भी इंटीग्रेबल है, ये भी क्या है, इंटीग्रेबल है। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं तो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। और तो और इसने और भी रिलैक्सेशन दिया, कहता है अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, पर एक शर्त सेटिस्फाई कर लेना। क्या कहता है, लास्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कहता है कि ये फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ये फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ये फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी ऑन एन इंटरवल if its infinite discontinuities, if its infinite discontinuities has, if its infinite discontinuities have a finite limit point। अगर इसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज के पास, मान लो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं और उसके पास लिमिट पॉइंट फिर फाइनाइट होना चाहिए, जो डिसकंटिन्यूटीज होंगी उनका जो लिमिट पॉइंट होना चाहिए ना वो फाइनाइट होने चाहिए, है ना, कि भाई डिसकंटिन्यूटीज तो इनफाइनाइट है पर लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट होना चाहिए। अब यहां से सवाल आया कि लिमिट पॉइंट क्या होगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये हम मिलेंगे तो अब कल, तो ये अब नेक्स्ट में आ गया जो हमारा सीरियल है उसके, ये अब हम करेंगे कल, तो क्योंकि मैं लिमिट पॉइंट सिखाऊंगा तुम्हें, एडहेरेंट पॉइंट सिखाऊंगा, फिर मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। बाकी ये कंप्लीट हो गया तुम्हारे पास, इसका जो लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है और जो इसका एग्जांपल है वो करेंगे कल। अब आज पूरा नहीं होगा, 10 मिनट रह गए, बाकी ये कंप्लीट हो गया, बस इसमें दो ये छोटी छोटी बात बतानी है, तो रीमान इंटीग्रेशन पूरा हो गया, है ना। मजा आया, समझ आया, ऊपर से तो नहीं गया, मुश्किल तो नहीं लगा, कुछ फायदा हुआ, ऐसा तो नहीं लगा मुश्किल है, सही लगा। सर अगर एक फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट मिल जाए तो वो होगा, हाँ एक फाइनाइट नहीं, या तो फाइनाइट ही बोलो बस अमीर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, कल मैं तुम्हें लिमिट पॉइंट बताऊंगा और फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे और फिर कोई ग्रेजुएशन का आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, कल देखते हैं हम आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब यूजीपीजी चलेगा तुम्हारा 1 महीने, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे हम कल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय। धन्यवाद मोनी। हाँ हमारी जो शायद छुट्टियां होंगी वो 10 से और 15 तक की होंगी, दिवाली की जो छुट्टी होगी वो 10 से और 15 तक होगी। तो खैर अब तुम्हारे पास वीओडी है, अब तो पढ़ लोगे तुम आराम से, अब तो छुट्टी की कोई टेंशन नहीं, अब तो सारा सिलेबस है ही तुम्हारे पास, तो छुट्टी की अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रिलैक्स हो सकता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ सैटरडे की भी क्लास लेनी बंद कर दूँ तुम्हारी, अब तो सारा सिलेबस तुम्हें दिला दिया, अब क्या दिक्कत है ना। तो अब तो क्या ही समस्या, चलो खैर फिर भी पढ़ेंगे, लाइव पढ़ने में भी थोड़ा अलग मजा आता है। चलो अब मिलेंगे हम कल, बाय। बाकी मैं बताऊँ कि तुम्हें मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तुम वीओडी में यही लेक्चर देखना, वीओडी में भी तुम्हें मिलेगा ये रीमान इंटीग्रेशन, तुम्हें लगेगा कि सर ने वहाँ पे कम अच्छा पढ़ाया, कि तुम्हें मैं ज़्यादा रिलैक्सेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है वैशाली, बाय, थैंक यू, बाय।